हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन हार्ड वर्क विल गिव यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। नियमित और संयमित होके आप पढ़ाई करते जाइए। आपके पास बहुत ही सीमित समय रहता है, हर एक एस्पिरेंट के पास सीमित समय होता है और उसको उसी समय का सदुपयोग करना होता है। इधर उधर की फालतू बातों से अपना दिमाग हटाइए और फोकस करिए अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करने में, खूब एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में और रिवीजन नोट्स ज़रूर बनाते जाइए अभी से, ठीक है। और यहाँ वहाँ जो सोशल मीडिया पे जो र्यूमर्स चल रहे होंगे ना, उन पे ध्यान मत देना। ये आपकी जंग है, ये आपका संघर्ष है और इस संघर्ष का परिणाम आपको लेकर रहना है। चलिए आज हम अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में ये सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज आपको डिसिप्लिन बनाए रखने में बहुत मददगार रहेगी। चलिए, माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। चलिए सेट नंबर 15 को डिस्कस करते हैं और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स fall under the Supreme Court exclusive original jurisdiction as per Article 131 of the Indian Constitution। निम्नलिखित विवादों में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन ए दिया है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतर्राज्य जल विवाद। ऑप्शन बी है इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ एमपी एंड एमएलए, सांसदों और विधायकों के चुनाव विवाद। ऑप्शन सी है डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन डी क्या है अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो आर्टिकल 131 में, जिसको हम एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। देखिए, लीगल टर्मिनोलॉजीज के अपने एक मीनिंग्स होते हैं, तो इसलिए हमें इन शब्दों का सबसे पहले मायने समझना होगा कि एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि नो अदर कोर्ट, मतलब नो अदर कोर्ट, यहां मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस केस को सुनेगा। ओरिजिनल का मतलब है कि डायरेक्टली जो कंसर्न पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब आपको अपील के रास्ते, अपील के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारे कंट्री में, जो भारतीय संविधान के तहत एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया गया है, जुडिशियल सिस्टम। अब इसके टॉप पे क्या है? देखिए, टॉप पे है आपका सुप्रीम कोर्ट और उससे नीचे क्या है? हाई कोर्ट। सबसे नीचे क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट। कई सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, तहसीलदार की कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट। इन सबको किस कैटेगरी में रखते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट की। फिर आपके हाई कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट के ऊपर क्या है? आपका सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसका बॉस कौन है? बॉस सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट एक बहुत पावरफुल कोर्ट है आपका, ठीक है। इसमें आपको एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन भी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स भी सुने जाते हैं, आपके अपील्स के माध्यम से भी आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हो, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है, राष्ट्रपति को किसी मुद्दे पर सलाह देने का भी अधिकार है, ठीक है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत पावरफुल है। अब देखिए, यहां आपसे पूछ रहा है कि एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कौन सा विवाद आएगा। तो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में जो फेडरल इशूज से कंसर्न होते हैं, फेडरल यूनिट, जो फेडरल यूनिट्स हैं आपकी, यूनियन, ये सब क्या है? यूनियन एंड स्टेट, और स्टेट, ये सब आपके
इन लोगों के बीच में जो विवाद होंगे उनके उसको आप फेडरल केसेस यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। और उन विवादों के लिए जो कंसर्न पर्सन है, कंसर्न पार्टीज हैं, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकती हैं। तो डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड वन और मोर स्टेट का जो केस होगा वो किस कैटेगरी में जाएगा? एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। तो ये सही जवाब आपका सी ऑप्शन रहेगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, देखिए इसको संविधान ने ही आर्टिकल 131 के से बाहर रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ एमपी एंड एमएलए, तो इसके केस में आप जो भी कंसर्न एमपी एंड एमएलए होते हैं वो हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन, देखिए अपील अगेंस्ट हाई कोर्ट डिसीजन एक डिफरेंट कैटेगरी का केस हो जाएगा ये, क्योंकि अपील के माध्यम से आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है। जो भी आपके वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के केसेस होते हैं वो आपके सुप्रीम, उस केस में भी डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका? गारंटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। और क्या जानना चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में? देखिए जो आपका पार्ट 5 है, पार्ट 5 जिसमें आर्टिकल आपके 52 से लेके 151 तक है, इसमें एक चैप्टर है चैप्टर 4। चैप्टर 4 किससे संबंधित है आपका? यूनियन जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट से जुडिशरी। कितने आर्टिकल शामिल हैं इसमें? आर्टिकल 124 से लेके 147 तक, ठीक है। तो आर्टिकल जो 124 है ये आपका सुप्रीम कोर्ट का गठन से संबंधित है। और आपका सुप्रीम कोर्ट कब एस्टैब्लिश हुआ था? सुप्रीम कोर्ट आपका एस्टैब्लिश होता है 28 जनवरी 1950 को। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जजेस हैं, और जो आर्टिकल 141 किससे संबंधित है? 141 और 143 किससे संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन? संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक शिक्षा के चरण में मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे? और आपके ऑप्शन है आर्टिकल 349 अनुच्छेद 349, आर्टिकल 350 अनुच्छेद 350, आर्टिकल 350A या अनुच्छेद 350A और आर्टिकल 351। तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, कि भाई स्टेट मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका आर्टिकल 350A। तो जो पार्ट आपका एक पार्ट है पार्ट 17, तो ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको ये पार्ट याद हो जाए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। इसमें कितने आर्टिकल शामिल है आपके? आर्टिकल 343 से लेके आपके आर्टिकल 351 तक है, ठीक है। तो उसमें ये कैटेगरी में शामिल है 350A, ठीक है। और आर्टिकल 351 ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। कमेंट में आप मुझे आर्टिकल 349 के विषय में बताएंगे और 350 के विषय में बताएंगे। जब आप इसको सोचते हैं, जब मतलब आप दोनों ठीक है, इससे आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा और आप उन सारे आर्टिकल्स को समझ पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर का सदस्य है? और आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा और बिहार। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि सेवन सिस्टर्स में से कौन, जो आपको ऑप्शंस दिए गए उनमें से सेवन सिस्टर
में कौन सा स्टेट शामिल होता है। सेवन सिस्टर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भारत के नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं उनको हम सेवन सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है सेवन सिस्टर्स। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल क्या ऑप्शन क्या है आपका, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, उड़ीसा है और बिहार। तो क्या शामिल रहेगा आपका, त्रिपुरा आपका सेवन सिस्टर्स में शामिल होता है। सेवन सिस्टर्स में आप कौन कौन से स्टेट देख सकते हैं, सेवन सिस्टर्स में आपका एक तो असम राज्य हो गया, दूसरा आपका मेघालय हो गया आपका, फिर आपका त्रिपुरा हो गया, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, फिर आपका नागालैंड, फिर आपका मणिपुर और 7 मिजोरम। ये आपकी सेवन सिस्टर्स है। असम जो आपका सिक्किम है वो 7+1 में कैटेगरी में जाता है। सिक्किम ठीक है, और जो आपके मेनलैंड इंडिया से जो सेवन सिस्टर्स को कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर क्या है, चिकन नेक कॉरिडोर। ये बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो किस किस स्टेट से पास होती है, आपकी सेवन सिस्टर्स की किस किस स्टेट से ये पास होती है और इनकी कैपिटल्स क्या हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। ठीक है, और आपके ऑप्शन क्या है, फेडरल स्टेट संघीय राज, क्वासी फेडरल स्टेट अर्ध संघीय राज, ऑप्शन सी है यूनिटरी स्टेट एकात्मक राज, ऑप्शन डी है यूनियन ऑफ स्टेट राज्यों का संघ। तो अब आप बताइए कि क्या डिक्लेयर करता है। ठीक है, आर्टिकल 1 के तहत भारत, आर्टिकल 1 क्या डिक्लेयर करता है, आर्टिकल 1 को यदि हम पढ़ें तो इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 1 इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है, यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो हमारी पॉलिटी है वो किस तरीके से, फेडरल पॉलिटी है हमारे यहाँ। पॉलिटी तो हमारे यहाँ फेडरल है, बट जो हमारा संविधान है वो भारत को क्या डिक्लेयर कर रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट। ये इसकी एक अपनी लॉजिक है जो कि B.R. अम्बेडकर ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि जो भारत का जो फेडरल है वो स्टेट आपस में मिलके इंडियन फेडरेशन नहीं बना रहे हैं, बल्कि स्टेट इसलिए बनाए गए हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका एक और मतलब भी है कि स्टेट सेसीड नहीं कर सकते हैं, यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है बजाय फेडरेशन ऑफ स्टेट, ये याद रखना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट कहीं पे भारतीय संविधान में फेडरेशन ऑफ स्टेट वर्ड कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि जो हमारी पॉलिटी है वो फेडरल पॉलिटी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूनियन ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न देखते हैं। द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाई। ठीक है, भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं को किसके द्वारा बदला जा सकता है। यहां आपसे क्या पूछ रहा है कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज हैं उनको किस तरह बदला जा सकता है और उसको कौन बदल सकता है। ठीक है, तो और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट। तो संबंधित राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, यूनियन पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। सामान्य कानून प्रक्रिया में साधारण बहुमत से संसद द्वारा। ऑप्शन सी क्या है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों के 2
तिहाई बहुमत द्वारा। ऑप्शन डी क्या है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेशन। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत और संबंधित राज्य विधानमंडल की सहमति से। बताइए क्या क्या आपको क्या लगता है कि इसका क्या सही जवाब होगा। तो देखिए, जो आपका पार्ट 1 है, सबसे पहले ये देख लेते हैं पार्ट 1 जो है आपका, ये किससे संबंधित, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है। और कितने आर्टिकल शामिल है इसमें, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो देखिए पहला तो इससे वाले प्रश्न में हम देख भी चुके हैं कि पहला क्या बता रहा है, जो आर्टिकल 1 है वो क्या बता रहा है आपका, आर्टिकल 1 क्या बता रहा है आपका कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यहां इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भाई स्टेट की बाउंड्रीज को किस तरीके से को चेंज किया जा सकता है। तो भारत में जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं उनको पार्लियामेंट चेंज करती है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट चेंज करती है, और इस तरह के जो बिल लाए जाते हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी से ऑर्डिनरी प्रोसेस के माध्यम से बदला जा सकता है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। मतलब स्टेट का नाम हो, चाहे उसकी बाउंड्री हो, चाहे दो स्टेट को आपस में मर्ज करने की बात हो, या एक स्टेट से दो या दो से अधिक स्टेट बनाना हो, वो सारी पावर पार्लियामेंट के पास दी गई है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, और आर्टिकल 3 के तहत ये सारी पावर दी गई है, और इस तरीके के बदलाव ऑर्डिनरी प्रोसेस के माध्यम से किया जाता है। एक आर्टिकल आपका आर्टिकल 368 है जो कि संविधान संशोधन से संबंधित है, और ये आर्टिकल 368 एक प्रोसेस बता रहा है जिसके माध्यम से संविधान को बदला जा सकता है। लेकिन संविधान को सिर्फ आर्टिकल 368 के तहत ही नहीं बदला जा सकता है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के माध्यम से भी बदला जा सकता है, और जो स्टेट वाले केसेस आते हैं वो इसी में आते हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द split between the extremist and moderate came up in a open at the सूरत कांग्रेस सेशन in the year। चरमपंथी और नरमपंथी के बीच विभाजन किस वर्ष सूरत कांग्रेस अधिवेशन में खुलकर सामने आया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है जो चरमपंथी और नरमपंथी जो दो गुट थे कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो किस वर्ष हुआ। ठीक है, वो जो स्प्लिट हुआ, सूरत स्प्लिट किस वर्ष हुआ। तो आपके ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 और 1910। तो जो सूरत स्प्लिट होता है कांग्रेस में, नरम और गरम दल में, ये किस वर्ष होता है आपका, सूरत स्प्लिट होता है आपका वर्ष 1907 में। ठीक है, और इसमें इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। एक राज बिहारी घोष भी है, एक राज बिहारी बोस भी है, राज बिहारी बोस भी है। तो ये ठीक है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट थे आपके राज बिहारी घोष। ठीक है, और जो 1905 का सेशन किसने प्रिसाइड किया था, इस सेशन को कहाँ ये हुआ था और किसने प्रिसाइड किया था, इसको आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था। गोपाल कृष्ण गोखले। ये सेशन कहाँ पे हुआ था, आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि ये सेशन आपका कहाँ पर हुआ था। ठीक है, और किसने ये आपका कहाँ पे ये सेशन हुआ। 1906 का सेशन किसने प्रिसाइड किया था आपका, ये आपका प्रिसाइड किया था दादा भाई नेहरू जी ने, दादा भाई नेहरू जी। अब ये कमेंट में आप बताइएगा कि किस कहाँ पे ये सेशन हुआ था, इसमें बताना है आपको और इसमें भी बताना। 1910 का और 1910 का सेशन किसने प्रिसाइड किया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 1907 का सूरत में हुआ और इसको प्रिसाइड किया था राज बिहारी
घोष ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपकी स्थापना होती है, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1885 में। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? और आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? एक ऑप्शन दिया गया है लाहौर, लाहौर। दूसरा ऑप्शन है अलीगढ़। ऑप्शन सी क्या है आपका? लखनऊ। ऑप्शन डी है ढाका। तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको मुस्लिम लीग भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई थी? आपकी ढाका में। ढाका में इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है, 1906 में इनकी स्थापना होती है। और लाहौर में क्या, जो 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, उसमें इन्होंने इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग की थी। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पे की थी। जो मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य क्षेत्र थे, उनसे मिलके ये पाकिस्तान को बनाना चाह रहे थे, और ये आधिकारिक तौर पे 1940 में इन्होंने मांग रखी थी। और लखनऊ में आपका 1916 में एक लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में था? लखनऊ पैक्ट आपका, लखनऊ पैक्ट आपका मुस्लिम लीग, एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के बीच में ये आपका पैक्ट होता है, मुस्लिम लीग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ठीक है, आपको 4 घटनाएं दी गई, इनको हमें सही काल क्रम अनुसार अरेंज करना है। ठीक है, तो भाई मॉडले मिंटो रिफॉर्म कब आता है आपका? मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आपका आता है 1909 में। ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली ये कब होती है? ये 1911 में। 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था, उसमें ये अनाउंसमेंट लिया जाता है। वर्ल्ड वॉर सब कब होता है? ये आपका 1914 में ये होता है। और लखनऊ पैक्ट आपका 1916। बड़ा आसान है इनको अरेंज करना। आप ये घटनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसलिए ये इससे संबंधित मैंने प्रश्न यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आपको देखिए कई बार आपको एग्जैक्ट डेट भी मालूम होनी चाहिए, कई बार वो ईयर से भी काम चल जाता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस में से चेक करो, तो ऑप्शन ए में क्या है? सेकेंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। लेकिन ऑप्शन बी में क्या है आपका? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मॉडले मिंटो रिफॉर्म क्यों फेमस है? क्योंकि इसने सेपरेट इलेक्टोरेट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया था? सबसे पहले दिया था मुस्लिम समाज को, मुस्लिम। ठीक है, इसी वजह से आपके फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है ये आगे बढ़ाया, ये अन्य समाज को भी आगे दिया गया। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, उसका एक अभिन्न हिस्सा था। ठीक है, और आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तब कौन सा मूवमेंट इंडिया में चलाया जा रहा था? एनी बेसेंट और आपके बाल गंगाधर तिलक किस मूवमेंट को इन्होंने उस समय स्टार्ट किया था? ठीक है, और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अगला प्रश्न देखते हैं, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बोर्न वायरस विच बिलोंग टू विच वन अमोंग ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो डेंगू का कारक जीव किस श्रेणी का है? और आपके ऑप्शंस क्या दिए हैं? फ्लेबोराइबो वायरस, एडिनो वायरस, बेचिना वायरस और नीपा वायरस। तो आपसे ये पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई जो डेंगू है, डेंगू आपका किस, एक तो वायरल डिसीज है, ये तो पता है हमें डेंगू के विषय में। डेंगू के विषय में क्या क्या जानते हैं हम सबसे पहले देख लेते हैं। डेंगू एक वायरल डिसीज है भाई, वायरल डिसीज है।
इसका कैरियर कौन है आपका? एडिस मॉस्किटो है आपका, एडिस मॉस्किटो। ठीक है, अभी आपसे पूछा कि ये एडिस मॉस्किटो जो इसका कारक जीव है वो किस श्रेणी का है, तो और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? फ्लैविडो राइबो वायरस। तो ये जो आपका ये ऑप्शन इसका सही है, फ्लेवो राइबो वायरस कैटेगरीज में ये आपका जीव आता है। ठीक है, ठीक है। और कौन कौन सी आपकी, यदि मैं आपसे पूछूं जो डिसीज वायरस से रिलेटेड है, वायरस डिसीज को क्या बोलते हैं? डिसीजेस में क्या क्या शामिल होगा आपका? एक तो जो कोरोना वायरस हो गया, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस, जितनी भी बीमारियां होती हैं हेपेटाइटिस, ये सब वायरल डिसीज है, हेपेटाइटिस ए बी सी। ठीक है, आपकी HIV एड्स, ठीक है, ये सब आपकी वायरल डिसीजेस हैं, वायरस की वजह से होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पोटोरिक ऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? एम्पोटोरिक ऑक्साइड्स। तो देखो जो ऑक्साइड्स होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं हम। सबसे पहले देख लेते हैं, एक होती है बेसिक ऑक्साइड, बेसिक, दूसरी होती है आपकी एसिडिक, और इन दोनों के बीच में जो होती है वो होती है एम्पोटेरिक। एम्पोटेरिक मतलब एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो दोनों बिहेवियर शो करती हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करती हैं, शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, बेसिक ऑक्साइड बिहेवियर। एम्पोटेरिक शब्द से ही मतलब अंदाजा लगा लिया करिए कि ये बीच की श्रेणी का वो है। और आपके ऑप्शंस क्या दिए गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड, टेट्रा P4O10, ठीक है, N2O और Al2O3। इसको ये सही कर लें एक बार आप। ठीक है, तो इनमें से कौन सी एम्पोटेरिक है? तो ये आपकी बेसिक है, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये आपकी एम्पोटेरिक है, एम्पोटेरिक। ठीक है, तो सी आपका सही जवाब, डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ किंग कृष्णदेव राय? निम्नलिखित में से कौन राजा कृष्णदेव राय का दरबारी कवि नहीं था? ठीक है, आपको मालूम है कि जो किंग कृष्णदेव राय हैं एक किस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं? कृष्णदेव राय, ये आपके इनका जो टाइम पीरियड है वो, ठीक है, और ये विजयनगर एम्पायर से संबंध रखते हैं, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे? तुलुप डायनेस्टी से, तुलुप डायनेस्टी से। तो ये इनको हम और भी कई नामों से जानते हैं, आंध्र भोज के नाम से भी जानते हैं, आंध्र भोज। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इनकी कोर्ट में एक अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। तो ये आपसे ये पूछा है कि कौन अष्ट दिग्गज में नहीं था। ठीक है, और आपके ऑप्शन है तेमन्ना, भुजटी, मलन्ना और सिद्धेश्वर। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो सिद्धेश्वर हैं ये आपके अष्ट दिग्गज का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, और जो राजा जैसे अकबर की कोर्ट में कौन थे? नवरत्न थे, नवरत्न। अकबर की कोर्ट में नवरत्न थे और राजा कृष्णदेव राय की कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे। और इनका जो पीरियड है उसको तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, तेलुगु लिटरेचर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्णिम काल ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, जैसे गुप्ता पीरियड को क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, डी इसका सही जवाब रहेगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, मान
कुतुल अ वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ। मान कुतुल नामक संगीत ग्रंथ किसके संरक्षण में तैयार किया गया था? और आपके ऑप्शन क्या है? राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर, तानसेन, मीराबाई और डी है अमीर खुसरो। देखो जल्दबाजी में किसी भी सवाल का जवाब मत दिया करिए। यहां संभावना क्या है कि आप जैसे ही तानसेन का नाम सुनेंगे और उसको सही विकल्प के तौर पे चुन लेंगे, बट जो तानसेन का संबंध आपका मान कुतुल से नहीं है। इसका संबंध किससे? राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर से संबंध है। राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर के लीडरशिप में इस संगीत ग्रंथ की रचना हुई थी। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, तानसेन हमारे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है। तानसेन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, तानसेन जी को कई नाम से जानते हैं हम। एक तो उनको मियान तानसेन, इनका सही नाम क्या था आपका रामतनु पांडे। ठीक है, इनको हम संगीत सम्राट भी बोलते हैं, कहते हैं ये अपनी संगीत से दिए को भी जला देते थे। ठीक है, और इनका जो संभावित जो जिसको पीरियड है वो है आपका 493 से लेके आपका, ठीक है, ये ग्वालियर कोर्ट से भी इनका संबंध है। इन्होंने अपने कैरियर की जो शुरुआत है वो कहाँ से की थी? ग्वालियर कोर्ट से इन्होंने स्टार्ट की थी। फिर ये जो आपके ग्वालियर कोर्ट से स्टार्ट हुई, ग्वालियर कोर्ट में रहे ये, उसके बाद ये आपके रीवा के जो राजा थे उनके साथ इनका बहुत अच्छा संबंध रहा। तो जो रीवा कोर्ट में थे, रीवा के राजा कौन थे उस समय? आपके रामचंद्र सिंह बघेल। फिर इसके बाद जो आपके अकबर की जो कोर्ट है इन्होंने उसको ज्वाइन किया था, अकबर की कोर्ट में। किस वर्ष ज्वाइन किया था? 1562 में। और इनको अकबर ने अपने नवरत्न की श्रेणी में रखा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये सारी। अच्छा, और ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से इनका संबंध रखते हैं, इनका हिंदुस्तानी म्यूजिक से संबंध है। और जो ग्वालियर घराना है वो तानसेन से संबंधित है। ग्वालियर हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो ग्वालियर घराना है हिंदुस्तानी म्यूजिक का, ग्वालियर घराना, ठीक है। मीराबाई आपको मालूम ही है कि एक तो भक्ति पोएट संत थी, भक्ति पोएट संत थी। कृष्णा भक्ति कल से इनका संबंध था, कृष्णा भक्ति कल से। और अमीर खुसरो है तूतीय हिंद, ठीक है। ये आपके इन्होंने तबला, कई सारे सितार, इन सब चीज़ों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो आपके दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इनके विषय में हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही जवाब आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुगम भारत अभियान। सुगम भारत अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर 4 ऑप्शंस बनाए गए। जब कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए तो एक बार इस जो ऑप्शंस हैं उन पे जरूर नज़र डाले करें, ठीक है, ऑप्शंस पढ़ने से पहले। अब आप देखोगे किसी ना ऑप्शन में कोई ना कोई स्टेटमेंट जरूर मिसिंग होगा। अब 3 स्टेटमेंट में कोई सा भी आप आइडेंटिफाइड कर लोगे इजीली, उसके आधार पे एलिमिनेट कर लो। जो एलिमिनेशन टेक्निक है यहाँ बहुत कारगर होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ें, इसको छोड़ना कभी मत एग्जाम में। तो दिस प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है भाई, क्योंकि ये सुगम भारत अभियान से संबंधित है। सुगम भारत अभियान का लक्ष्य ही है कि आपका एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देना, हर समाज के
हर वर्ग के लोगों को आपका फिजिकल एंड डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देगा, सुगम्य भारत अभियान। और इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था आपको 2015 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको असुविधा होती है यदि किसी भी पब्लिक प्लेस पे उनके लिए रैंप ना हो, ठीक है। तो ये सारी जो रैंप बनाए जा रहे हैं ये इसी अभियान के तहत आपके बनाए जा रहे हैं। अब तो ये किस तरह के समाज का निर्माण करेंगे? एक समावेशी समाज का निर्माण कर रहे हैं कि जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूट जाए। तो इट एम्स टू डेवलप अ इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज का विकास करना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। इट हैज़ द प्रोविजन ऑफ पेंशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी पेंशन कंपोनेंट नहीं है इस स्कीम में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब ये आपसे क्या पूछा है, इनमें से करेक्ट वन आइडेंटिफाइड करो। और आपके ऑप्शन में देखो, ए वाले ऑप्शन में 3 भी शामिल है, बी वाले में 3 शामिल नहीं है, सी में 3 शामिल है और डी में सिर्फ ओनली 1। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो जो देखो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 2 दिया है ये तो बड़ा जनरल स्टेटमेंट है। इस तरह के स्टेटमेंट आप देखेंगे ये हमेशा सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत काल में हीरे की खदान कहाँ थी? और आपके ऑप्शन है अवध, खंबात, पन्ना, लखनौती। तो देखिए, नॉर्थ इंडिया में हीरे की जो सबसे जो नॉर्थ इंडिया बोल रहे हैं, सेंट्रल इंडिया बोल रहे हैं, उसमें जो आपकी हीरे की सेंट्रल इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण जगह सेंट्रल इंडिया में हीरे कहाँ मिलता है? पन्ना। और साउथ इंडिया में गोलकुंडा, साउथ इंडिया में यदि हम देखें तो गोलकुंडा। वर्तमान में भी इन्हीं 2 जगहों से आपके हीरे की माइनिंग की जाती है, मुख्यतः पन्ना वाली जगह, पन्ना वाले रीजन से। अब अवध तो एक फर्टाइल लैंड है, ठीक है। खंबात एक आपका कोस्टल एरियाज है, ठीक है। पन्ना तो सही जवाब है आपका पन्ना। आप मुझे कमेंट में बताइएगा लखनौती क्या था आपका, ठीक है। मैं इतना भी बता दे रहा हूँ ये बंगाल से संबंधित है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि लखनौती किससे संबंधित था आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च इन दिसंबर 2021? जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन के बारे में सही कथन बताएं, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं। इट ऑर्बिट द सन अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। इट ऑर्बिट्स द अर्थ अबाउट 15 लाख किलोमीटर अवे, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इट इज स्टेशनरी इन स्पेस नियरली 15 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यह अंतरिक्ष में स्थिर रहता है और पृथ्वी से लगभग 10 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द मून नियरली 3.5 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यह चंद्रमा की ओर घूमता है और पृथ्वी से लगभग 3.5 लाख किलोमीटर दूर है। तो देखो, सबसे पहले जो स्टेटमेंट सी है, ये स्टेशनरी, कोई ऑब्जेक्ट क्या स्पेस में स्टेशनरी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ऐसी लॉजिक के आधार पे ही इसको गलत कर दो। बाकी देखिए, जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप थी आपकी, हबल टेलीस्कोप के बाद आपकी जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। जेम्स वेब। और ये किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है? जॉइंट प्रोजेक्ट है ये आपका नासा का, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कनाडियन स्पेस एजेंसी का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये किसकी ऑर्बिट कर रहा है? सन की ऑर्बिट कर रहा है अबाउट 1.5 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इसका ये आपका सही जवाब होगा, ये आपका सही जवाब होगा। ये अर्थ की ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं, ना सन की ऑर्बिट कर रहा है। ये किसकी ऑर्बिट कर रहा है आपकी? ये ऑर्बिट कर रहा है आपकी
क्या बोलते हैं उसको, सन की। और ये लॉरेंस पॉइंट 2 है, L2 पॉइंट, उस पर ये स्थित है। ठीक है, कमेंट में आप मुझे ये बताइए कि निसार किससे संबंधित है। ये निसार जो है ये किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। और आपके ऑप्शन क्या है, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ को आप फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ भी बोलते हैं। KGS ढिल्लन। ऑप्शन सी है बिपिन रावत। ऑप्शन डी क्या है, मनोज मुकुंद नरवणे। देखिए ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये इंडियन मिलिट्री से संबंधित हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किससे संबंधित है। तो सही जवाब है आपका मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि इंडियन आर्मी के जनरल थे। ये उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक ने अभी ये पुस्तक जो है पब्लिश्ड नहीं हुई है, इतना भी याद रखना, ये अभी अनपब्लिश्ड बुक है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एक अनपब्लिश्ड बुक है एंड ऑटोबायोग्राफी, ये अभी पब्लिश्ड नहीं हुई है। और इसने जो आपका बजट सेशन है इसमें ये बुक पे बहुत मुद्दा उठा हुआ है। अनपब्लिश्ड बुक है ये। इसको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिव्यू कर रहा है। जनरल बिपिन सिंह रावत कौन थे आपके, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, सैम मानेकशॉ आपको मालूम ही है कि सैम मानेकशॉ फर्स्ट फील्ड मार्शल की उपाधि इनको फील्ड मार्शल बनाया गया था इनको। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल वाटर वे नंबर 2 सिचुएटेड। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 निम्न में से किस पर स्थित है। और आपके ऑप्शन है द गंगा नदी पे, कहाँ से कहाँ तक, हल्दिया से प्रयागराज। ऑप्शन बी है वेस्ट कोस्ट कैनाल, कोट्टमपुरम से कोल्लम। ऑप्शन सी क्या है, द ब्रह्मपुत्र नदी पे सदिया से धुबरी, गोदावरी और कृष्णा, काकीनाडा पुडुचेरी। ठीक है, तो देखिए ये आपसे पूछा है कि जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है वो कहाँ स्थित है। तो जो आपको मालूम है कि हमारी कंट्री में कितने नेशनल वाटरवेज हैं, तो हमारी कंट्री में 111। देखिए 2016 में एक एक्ट पास किया जाता है, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016। तो जितने भी हमारे यहाँ नेशनल वाटरवेज हैं उनको इस एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है। और इस एक्ट के तहत एक संस्था बनाई जाती है जिसका नाम है आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और टोटल कितने वाटरवेज हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ टोटल वाटरवेज हैं 111। तो ये संख्या भी याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग आपके रोड से संबंधित है, ऐसे ही आपके नेशनल वाटरवेज। तो जो पहला वाटरवेज कौन सा है, द गंगा नदी पे बना हुआ है नेशनल वाटरवेज, इसको नेशनल वाटरवेज 1। और आपसे क्या पूछ रहा है, 2 कौन सा है। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है सदिया से धुबरी, ये नेशनल वाटरवेज 2 है आपका। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नेशनल वाटरवेज 2। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब आप कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि वेस्ट कोस्ट कैनाल कोट्टमपुरम से कोल्लम कौन सा वाटरवेज है, और गोदावरी और कृष्णा नदी पे जो काकीनाडा से पुडुचेरी का जो स्ट्रेच है इसको किस वाटरवेज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ICC वर्ल्ड 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 आर करेक्ट। ICC के जो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। ठीक है भाई, 2 स्टेटमेंट दिए गए, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। इंडिया वॉन द टाइटल फॉर द 6th टाइम, तो ये सही है। अभी जो 2026 में
जो आईसीसी का जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ वो आपका भारत ने जीता और ये भारत का 6th टाइटल था। 6th टाइटल किसको हरा के भारत ने जीता? ये इंग्लैंड को हरा के भारत ने ये फाइनल मैच जीता था। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन साउथ अफ्रीका। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये जो आपका आयोजन हुआ ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे सिर्फ 1 शामिल है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि आईसीसी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप हुआ इसके भारत के कैप्टन कौन थे? भारत के कैप्टन कौन थे? कैप्टन बताइएगा। और मैन ऑफ द मैच किसको दिया? मैन ऑफ द सीरीज किसको दिया? मैन ऑफ द सीरीज, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी का किस खेल से संबंध है? वैभव सूर्यवंशी का किस खेल से संबंधित है? ये किस खेल से इनका संबंध है? तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए ओनली। अगला प्रश्न देखते हैं, विच सेट ऑफ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड स्टेम और मॉडिफाइड स्टेम ऑफ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियों का समूह भूमिगत तना या संशोधित तना है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं पोटैटो, आर्टिचोक एंड राउंड ग्राउंड, ठीक है। तो आलू, आर्टिचोक, लौकी, ओनियन, गार्लिक, कैरेट, प्याज, लहसुन, गाजर, पोटैटो, ओनियन, गार्लिक, आलू, प्याज, लहसुन और पोटैटो, गार्लिक, टर्निप, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा इसका आपका सी ऑप्शन, पोटैटो, ओनियन एंड गार्लिक, ठीक है। आपकी जो ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश वर्ल्ड वाइड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। विश्व भर में लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, विश्व वन्यजीव कोष। ऑप्शन सी क्या दिया है? द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है जो इंडेंजर्ड लिस्ट, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट है, इसको कौन सी संस्था पब्लिश करती है? और आपका सही ऑप्शन क्या रहेगा? इधर सही ऑप्शन है इसका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अच्छा, आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना होती है आपकी 5 अक्टूबर 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? कोई आपसे इस्टेब्लिश होता है ये, और हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इसका हेडक्वार्टर आपका ग्लैंड, ये एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पे इनका ऑफिस है। और इनको आप किस लिए जानते हो? रेड डाटा बुक ये पब्लिश करते हैं, रेड डाटा बुक, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज की से संबंधित है ये रेड डाटा बुक। इंडेंजर्ड, थ्रेटेंड या थ्रेटेंड स्पीसीज से जो जीव आपके थ्रेट, जिन पे थ्रेटिंग है, थ्रेड है, उनसे ये संबंधित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिए गए और उसके बेसिस पे 2 ऑप्शंस बनाए गए हैं। वन ऑफ द गोल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रमोट अ न्यू डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रीजनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। भाई, हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन सिर्फ सिद्धांतों की बात जरूर कर रहा होगा, सैद्धांतिक तौर पे वो संस्थाएं बड़ी बड़ी बातें कर रहे होंगे, असल जिंदगी में, असल जियोपॉलिटिक्स में वो किस तरह होंगी वो एक अलग विषय है। तो ये सही है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य क्या है? एक नया लोकतांत्रिक, न्याय संगत और तर्क संगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एंड आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ SCOT।
ईरान आपका एससीओ का सदस्य, स्थायी सदस्य है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा आपका, जिसमें दोनों कथन शामिल हैं, बोथ 1 एंड 2। तो सी आपका सही जवाब है। कमेंट में आप मुझे बताइए, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या भारत शंघाई कोऑपरेशन का सदस्य है? क्या इंडिया इज अ मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ग्रीन हाउस गैस हैज़ द मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर? निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में औसत निवास समय सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 जिसको आप मीथेन भी बोलते हैं, मीथेन, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो, वाटर वेपर। तो देखो ये चारों जो हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? आपके वायुमंडल को गर्म रखती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस कीप वार्म द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैसेस का जब संतुलन खराब होता है तभी हमारे लिए समस्या बनती है। ग्रीन हाउस गैसेस अपने आप में कोई समस्या नहीं है, जब इनका वायुमंडल में इनका एक सीमित क्वांटिटी से, जब इनकी एक मात्रा बढ़ जाती है तभी हमारे लिए समस्या बन जाती है। और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, ग्रीन हाउस गैसेस के आपकी बहुत अधिक मात्रा में जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन ये अपने आप में किसी तरीके से कोई समस्या नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये आपसे पूछा कि किस ग्रीन हाउस गैस का सबसे अधिक मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस है? तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, इनका आपका मैक्सिमम रेजिडेंस, मैक्सिमम एवरेज रेजिडेंस है, ठीक है। ये वायुमंडल में बहुत लंबे समय तक अक्रिय बनी रहती हैं, इनका विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये मालूम होना चाहिए, जितने भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के कारण आपके हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज BW स्टैंड एज पर द कोपेनहेगन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन? कोपेनहेगन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BW का क्या अर्थ है? और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? स्टेपिस क्लाइमेट, स्टेपी जलवायु, डेजर्ट क्लाइमेट या मरुस्थलीय जलवायु। ऑप्शन सी क्या? टुंड्रा क्लाइमेट, टुंड्रा जलवायु, ठीक है, और मीसोथर्मल क्लाइमेट, ठीक है। तो जो एक देखिए, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो कोपेनहेगन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है या जो कोपेनहेगन जलवायु वर्गीकरण है, इसके अनुसार ये वर्ल्ड के जो क्लाइमेट को कितने रीजन्स में बांटता है? 5 रीजन्स में बांटता है, ठीक है, बेस्ड ऑन सीजनल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न के आधार पे। इसको डेवलप्ड किसने किया था? इसको डेवलप्ड किया था कोपेनहेगन ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। कोपेनहेगन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, इसको डेवलप्ड किसने किया आपके? इसको डेवलप्ड किया था आपके व्लादिमीर कोपेनहेगन ने। और इसके अनुसार वर्ल्ड को इन्होंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है? इन्होंने 5 मेन ग्रुप में। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में आपको लेटर्स देखने को मिलेंगे, 5 मेन ग्रुप्स, A, B, C, D और E। डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी हम यहाँ आपको कैपिटल लेटर्स देखने को मिलते हैं। और ये लेटर का क्या मतलब होता है? ये लेटर का मतलब होता है ट्रॉपिकल, ठीक है। बी का क्या मतलब है आपका? बी का मतलब है एरिड, ड्राई मतलब सूखा, एरिड और सेमी एरिड,
एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, इसी तरीके से सी का अपना एक मतलब, सी का मतलब है टेम्परेट रीजन। इसी तरीके से डी का क्या मतलब है, डी का मतलब है कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल या आपका माइक्रोथर्मल, माइक्रोथर्मल। ठीक है, टेम्परेट को आप मैक्रोथर्मल मीजोथर्मल भी बोलते हैं, मीजोथर्मल भी बोलते हैं। और ई का मतलब होता है पोलर, ई का मतलब है पोलर। ठीक है, और ये तो होगा मेन अल्फाबेट। इसके बाद कोई आपके सब सेकेंड लेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपसे सेकेंड लेटर्स, ठीक है, तो उसमें जो आपका डब्लू है, बी किससे संबंधित हो गया, ड्राई से। तो बड़ा आसान होगा, ड्राई स्थितियां कहाँ मिलती हैं आपके, डेजर्टिक क्लाइमेट में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बी सही हो जाएगा। अब बी, डब्लू किसको स्टैंड करता है इस क्लासिफिकेशन, इस जो कोपेनहेगन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, या एक हर एक अल्फाबेट की अपनी एक मीनिंग है, हर एक अल्फाबेट किसी ना किसी को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो जो डब्लू है वो किसको सिंबलाइज करता है, डेजर्ट को, डेजर्ट को। ठीक है, डेजर्ट को। ठीक है, तो सही जवाब आपका क्या रहेगा, आपका बी ऑप्शन। अब आप मुझे कमेंट में स्टेपी क्लाइमेट के बारे में बताइएगा, टुंड्रा क्लाइमेट के बारे में और मीजोथर्मल क्लाइमेट के विषय में बताना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सब्जेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉल, निम्नलिखित में से किस में सहकारी समितियां विषय आता है। और आपके ऑप्शन हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडुअरी पावर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकारी अपनिष्ठ शक्तियां। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये किस कैटेगरीज में आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये आपके स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। जो आपकी शेड्यूल 7 है वो क्या बता रही हैं, आपकी डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, उसमें 3 लिस्ट दी गई, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपका हिस्सा है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। पार्ट 9B आपका किससे संबंधित है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से संबंधित है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में क्या ऐड किया। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। और आपको 3 संस्थाएं दी गई और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ओपेक, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा है कि इंडिया इनमें से किस किस संस्थाओं का सदस्य देश है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको करेक्ट कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, तो भारत इनमें से किन किन संस्थाओं का सदस्य है। तो भारत आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। तो ये सही है आपका, इसका मैं, ओपेक का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो क्या भारत ओपेक का सदस्य देश है, नहीं है, भारत ओपेक का मेंबर नहीं है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका भारत सदस्य है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, जिसमें 2 नहीं है भाई। अब देखो, ऑप्शन नंबर ए में 1 और 3 शामिल हैं, ऑप्शन बी में सिर्फ 3 शामिल है, ऑप्शन सी में जो है 2 और 3, ऑप्शन डी में क्या है, तीनों शामिल है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ये, भारत आपका ओपेक का सदस्य देश नहीं है। अच्छा, कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि जो 2026 में जो ब्रिक्स समिट है, ये कहाँ पे होने वाली है, ब्रिक्स समिट कहाँ, किस कंट्री में होने वाली। चलिए मैं बता देता हूँ, ये इंडिया में होने वाली है। इंडिया 2026 की जो ब्रिक्स समिट है उसका प्रेसिडेंट है। अच्छा, आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा थीम क्या है भाई। ये आपके करंट अफेयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है,
थीम मैं आपसे पूछ रहा हूं कि थीम क्या रहेगा, क्योंकि ये आपका एक संभावित प्रश्न है जो कि आपसे या तो टीयर 1 में या टीयर 2 में पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं, भारत कितने समिट की अध्यक्षता कर चुका है, और 2026 में भारत जिसकी अध्यक्षता करने वाला है उसका थीम क्या है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभ्यास डीपीक्यू सीरीज आपको कंटिन्यूअस और रेगुलर बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है। कंटिन्यूअसली इसको करते जाइए, आप इतने कॉन्फिडेंस हो जाएंगे जब आप इसको रेगुलरली करेंगे, तो आप मानेंगे नहीं कि एग्जाम में आप जब अपीयर्ड होंगे तो जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। उसमें आप इतने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे होगे कि आप बता नहीं सकता हूँ मैं। थैंक यू। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट में शेयर करें, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ उसको आप कमेंट में ज़रूर जवाब दिया करें। इससे एक प्रॉपर एंगेजमेंट होता है, आपका दिमाग अच्छे से चर्निंग होता है, आप अच्छे से सोच पाते हो। ठीक है, थैंक यू।